नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए भुड़िया चौकी इंचार्ज दीपचंद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए भुड़िया चौकी इंचार्ज दीपचंद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बुढ़िया चौकी इंचार्ज दीपचंद एक मारपीट के मामले में कार्रवाई का दबाव बनाकर रिश्वत की मांग कर रहे थे। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना था कि उनके परिजनों को गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन दरोगा गिरफ्तारी को लेकर दबाव बना रहे थे। कार्रवाई नहीं करने के एवज में 50,000 रुपए मांग कर रहे थे। परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन से की। इसके बाद मामले में एंटी करप्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दरोगा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद एंटी करप्शन ने पीड़ित के साथ मिलकर दरोगा दीपचंद को रिश्वत देने के बहाने किच्छा रोड पर बुलाया। जब दरोगा मौके पर पहुंचा और पीड़ित पक्ष का व्यक्ति रिश्वत देने लगा, जैसे ही दरोगा ने पीड़ित से रुपए लिए, तभी एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को धर दबोचा। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ एंटी करप्शन बरेली यशपाल सिंह का और क्या कुछ कहना था। सुबह चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार किया 50,000 की रिश्वत लेते हुए, क्या पूरा मामला से क्या कार्रवाई हुई? एक जीशान मलिक हैं शिकायतकर्ता, इच्छा के रहने वाले। इनके द्वारा इनके चाचा भतीजों के विरुद्ध थाना बहेड़ी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना एसआई दीपचंद द्वारा की जा रही थी। ये चौकी इंचार्ज बढ़िया बहेड़ी में है थे। उनके द्वारा उनके नाम घटाने में और उनमें जो धाराओं में जेल न भेजने के लिए एवज में उनके द्वारा पैसे की मांग की गई। उस उत्कोच की धनराशि को देने में वो शिकायतकर्ता द्वारा आनाकानी की, तो उनको दबाव दिया गया। वो शिकायतकर्ता यहाँ एंटी करप्शन के पास आए और उनके द्वारा शिकायत की गई, जानकारी दी गई और पूरी उनके द्वारा जो विधिक प्रक्रिया उनके साथ अपनाई गई। और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसमें कल टैप टीम का गठन किया गया था। उसमें टैप टीम जब वहाँ गई थी तो उनको वही उत्कोच के जो पैसे 50,000 की मांग की गई थी उसको दिया गया और वो 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर पकड़े गए। क्या चीज़ें बरामद हुई हैं दरोगा के पास से? वो उनके पास जो तो उनके द्वारा जो उत्कोच की जो 50,000 की मांग की गई थी उनको दिया गया, तो वो उनके पास से बरामद हुआ। तो शिकायत कब से परेशान किया जा रहा था? शिकायतकर्ता को करीब 10-15 दिन से तो परेशान किया जा रहा था। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल बाजिद की रिपोर्ट। रुक करेंगे भदोही की ओर, जहां महाकुंभ की तैयारी की जानकारी लेते हुए एडीजी बनारस पीयूष मोडिया द्वारा वाराणसी भदोही बॉर्डर पर महाकुंभ की तैयारी की जानकारी लेकर रिहर्सल की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ की तैयारी की जानकारी लेते हुए एडीजी बनारस पीयूष मोडिया द्वारा मंगलवार दोपहर 2 बजे के करीब वाराणसी भदोही बॉर्डर पर महाकुंभ की तैयारी की जानकारी ली। भदोही पुलिस द्वारा रिहर्सल किया गया, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भदोही पुलिस तट पर है। भदोही पुलिस द्वारा करीब 1 हफ्ते से भदोही बॉर्डर पर बाबूसराय बाजार के पूर्वी छोर पर सघन चेकिंग अभियान का कार्यक्रम किया गया। संदिग्ध लोगों को चेक किया गया, 4 पहिया वाहन की तलाशी ली गई, ड्रोन कैमरे की जानकारी ली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, एसपी भदोही डॉक्टर तेजवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, थाना अध्यक्ष औराई अजीत श्रीवास्तव सहित भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहे। करीब 2 घंटे का रिहर्सल किया गया। डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि 2025 महाकुंभ में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जिसके लिए भदोही पुलिस तत्पर है। दूर से आने वाले श्रद्धालु यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, पुलिस द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर अन्य किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हमेशा पुलिस बल श्रद्धालुओं की मदद के लिए खड़ा है। बैरिकेडिंग करके संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का महाकुंभ में व्यवधान उत्पन्न ना हो। एडीजी ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, पुलिस हमेशा श्रद्धालुओं का पूरा सहयोग करे। पुलिस के जवानों ने काफी मेहनत कर रिहर्सल में हुटर लगी 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन को परखा एवं रिहर्सल कराया गया। सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ वो जो तीनों हाईवे के तीनों थानों पे जो मेडिकल साधन जो कक्ष बना है, अस्पताल टाइप से जो बना है, इससे मतलब यही है कि बेसिक सीएमओ से कहा गया है बेसिक में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, ताकि जो आवागमन वाले जो श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा भी मिल सके। और यदा कदा जैसे ठंड है तो छोटी मोटी जो दवाइयाँ होती हैं वो अवेलेबल रहे थाने पे,
और आकस्मिकता की स्थिति में आकर के उनको प्राथमिक उपचार वहाँ पे मिल सके। और ऐसे जब दूसरे प्रांत से जब लोग आते हैं तो अचानक मतलब कहीं कोई भी बात होने पे या कोई इमरजेंसी होने पे उनको पुलिस ही सबसे पहले रोड पे दिखती है। तो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, सबसे पहले जनता जो है कोई भी समस्या होगी तो पुलिस के पास जाएगी। तो अपनी जो पुलिस है उसका संकल्प ये रहेगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ एक अच्छा सुरक्षित माहौल दें, उनको एक बढ़िया सुगम यातायात व्यवस्था दें, साथ ही साथ उनको और भी कोई परेशानी हो, है ना, यही किसी की तबीयत खराब हो गई या अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस पे भी पुलिस ही जो है तत्पर रह करके सेवा के लिए तत्पर रहे, ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी का सामना करना। यहाँ मैम वही CHC पर ही व्यवस्था कराई होगी? नो वैसे तो देखिए हाईवे पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे टाई अप में हैं और वहाँ पे स्पेशलिस्ट व्यवस्था भी दी गई है 24 घंटे। लेकिन जो लेमैन है वो लेमैन जानता है कि थाना चौकी पुलिस उसको दिखती है तो उसको लगता है कि बस हम सेफ हो गए हैं, हम सेफ हो गए। बस जैसे अगर किसी को रास्ता भी पूछना होगा तो वो पुलिस के पास जाएगा कि हमें प्रयाग जाना है, कैसे जाएंगे, हम यहाँ फंस गए हैं, सहायता के लिए या कोई जानकारी के लिए। तो अपनी पुलिस को हम लोग उस तरह से भी ट्रेन कर रहे हैं और ज़रूरत जो कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हॉस्पिटल के नंबर्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं और साथ ही साथ जैसे ढाबों की भी और होल्डिंग एरिया जो हम लोगों ने बनाए हैं उसके बारे में भी अपने पुलिसकर्मी को जानकारी। कोई श्रद्धालु यदि आता है और कहता है कि हमें वॉशरूम जाना है, महिला श्रद्धालु, ठंड का मौसम नहीं हो रहा है, तो हमारे पुलिसकर्मी उसको ये बता पाएंगे कि आप कुछ दूर पे चले जाइए या कुछ दूरी पे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप वालों से भी हम लोगों ने स्पेशल गुजारिश की है क्योंकि पेट्रोल पंप पे वॉशरूम की व्यवस्था होती है तो वो उसको साफ सफाई मेंटेनेंस करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि एकदम से सारी रिसोर्सेज हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको कैसे हम लोग बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये भी इस पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ जो हाईवे पे अनावश्यक बड़ी गाड़ियाँ जो हेवी व्हीकल्स हैं जो लगा देते हैं ढाबों के किनारे, तो ढाबे वालों को भी कहा गया है कि अनावश्यक वाहन न रुके क्योंकि उससे एक्सीडेंट की संभावना बनती है और जो भी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा हादसा हो जिससे कि कुंभ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का या इस तरह की कोई आकस्मिकता का सामना नहीं। मैं ये बैरिकेड्स जो लगे हैं ये पूरे महीने कुंभ के दौरान रहेंगे पूरा? बैरियर है, जब हमारे जो मेन चेकिंग पॉइंट से जो बॉर्डर पे जो है जैसे ये बाबूसराय अपना बॉर्डर है वाराणसी के साथ, तो यहाँ पे हम लोग ये बैरियर जो है जिगजैग बैरियर लगाए हुए हैं ताकि हम लोग चेकिंग कर सकें, एक सुरक्षा का माहौल दे सकें। सुरक्षा का ये माहौल देने का मतलब ये नहीं है कि हम आम जनमानस को इसमें परेशान करना चाहते हैं, परंतु ऐसे अवांछनीय तत्वों के लिए जो कि किसी भी तरह से व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं या ऐसा मंसूबा रखते हैं, तो वो देखेंगे कि पुलिस इसमें मुस्तैद है और यहाँ पे चेकिंग चल रही है, तो ऐसे अराजक तत्व जो है पहले से ही जो है सचेत हो जाएंगे और वो उनके मंसूबों पे जो है पानी फिर जाएगा। तो ये हमारा जो संकल्प है और इस तरह से अपनी पुलिस जो है काम कर रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको लखनऊ में, जहां संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव, कहा निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरी घटना सरकार अफसरों द्वारा कराई गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लखनऊ में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर बोल रहे अखिलेश, निर्दोष लोगों को बनाया जा रहा निशाना। ये पूरी घटना सरकार अफसरों ने कराई। बीजेपी हृदयहीन पार्टी है। कुंदरकी चुनाव में वोट की लूट पुलिस के माध्यम से कराई गई। संभल की घटना नहीं, साजिश और षड्यंत्र है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि एएसआई की प्रोटेक्टेड बिल्डिंग ठेकेदार तोड़ रहा था। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है,
ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती, और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? कुनरकी का जो बोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से बोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से बोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुनरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर, मिल्कीपुर क्यों नहीं? और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आगरा में भी एक एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम किया, और आगरा में जब जानकारी लोगों को हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे जब बात ये उठाई तो न केवल वो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को रोका गया, बल्कि जो तोड़ना चाहता था उसके पीछे टीम लगा करके भेज दिया गया है। सुनने में आया वो आगरा से फरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि विक्रमादित्य और कालिदास के आसपास ही कहीं वो है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बात होगी रायबरेली की, जहां 5 साल पहले आए कोरोना महामारी के बाद चीन ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के देश में संक्रमण फैलने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर रायबरेली एम्स एक्शन मोड पर आ गया है। देखिए पूरा मामला। खबर रायबरेली से, जहां कोविड महामारी के 5 साल के बाद एक बार फिर चीन में फैले ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के देश में संक्रमण फैलने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर एम्स रायबरेली एक्शन मोड में आ गया है। देश में अब तक HMPV से संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 5 पहुंच चुकी है, जिसकी भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की जांच में पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। रायबरेली एम्स के डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ने बताया, ये वायरस कोविड से अलग है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तेजी से नहीं फैलता। इस वायरस से बचने के लिए खांसी बुखार वाले मरीजों से दूर रहें, और इस वायरस से बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वालों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस वायरस से बचने के लिए क्या सुझाव दिए एम्स रायबरेली के डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ने। सर, देश में HPMV वायरस के कुछ केसेस आए हैं, क्या लक्षण है और एम्स रायबरेली द्वारा क्या तरीके अपनाए गए हैं अगर केस आते हैं रायबरेली में? देखिए, अभी जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ केसेस मिले हुए हैं जो कि इससे ग्रसित रोगी हैं, उनका परीक्षण किया गया है और जांच में पुष्टि हुई है। इसके जो लक्षण है, जैसे कि साधारण इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है, ILI बोलते हैं, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में मरीज को सर्दी होगी, गला खराब होगा, शरीर में दर्द होगा और मरीज को बुखार होगा, खांसी जैसा लक्षण हो सकते हैं। और कुछ मरीजों में जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको पहले से ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, जैसे शुगर के मरीज हो गए जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है,
या जो काफ़ी क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि किडनी की डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, या किसी को ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिनसे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर ऐसे मरीज़ हैं, उनमें ये जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काज कर सकता है, जो मरीज़ को गंभीर अवस्था में ले जाकर वेंटिलेटर जैसे उपचार करने पड़ सकते हैं ऐसे मरीजों का। कैसे बीच बचाव किया जाए इसको लेकर, क्या आप लोग की मुहिम चल रही है, कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि इसका जो ट्रांसमिशन है, जो फैलता है, वो जैसे हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और आपके फोमाइड जैसे कुछ चीजें कपड़े यूज करता है रोगी और उसको अगर दूसरा व्यक्ति यूज कर ले, उन सब चीजों से ये फैलता है। उसी हिसाब से हमें बचाव भी करने पड़ेंगे, जैसे कि फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर का यूज, और आपका मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब सारी चीजें बचाव के लक्षण हैं। एम्स संस्थान क्या इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करेगी? यस, गाइडलाइंस जारी करेगा, और हमारे लिए हमने अपने एम्स में यहाँ पे व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा और मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कि अगर मरीज ऐसे लक्षण से पाए जाते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होकर उनका सैंपल टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद अगर पुष्टि होती है तो उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। उनके लिए कोई अलग से वार्ड बनाया जा रहा है? हाँ, उनके लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड की सुविधा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बात होगी उन्नाव की, जहां बदरका गांव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 119वीं त्रिदिवसीय जयंती समारोह बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आप भी देखें खबर उन्नाव से, जहां जिले के बदरका गांव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 119वीं त्रिदिवसीय जयंती समारोह बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी देशभक्ति और बलिदान को याद किया। बता दें, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। उनकी जीवन गाथा आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। उन्होंने बदरका गांव को गौरवशाली धरती बताया और आजाद जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी ने यहां जन्म लिया। इस जयंती समारोह ने न केवल शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को जीवंत किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी प्रेरणा से जोड़ने का प्रयास भी किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को याद करने का अवसर देते हैं। वहीं इस अवसर पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने भी आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक और ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश शुक्ला, उन्नाव के विधायक आशुतोष शुक्ला और अन्य स्थानीय नेता भी समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, स्कूल के बच्चे और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के सदस्य उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में बच्चों ने देशभक्ति गीत और नाटकों के माध्यम से आजाद के जीवन और संघर्ष को चित्रित किया। इसके अलावा विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने आजाद के विचारों और उनके योगदान पर चर्चा की। बदरका गांव के लोगों ने इस ऐतिहासिक अवसर को उत्सव की तरह मनाया। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि भारत को उस समय आजाद कराने के लिए कहा था। आज भी हमारी आज़ादी केवल हमारे लिए नहीं है। लोकतंत्र एक अपनी मर्यादा रखता है। आज यह देश लोकतांत्रिक पद्धति का देश है, और मैं समझता हूं कि इन सभी लोगों के बलिदानों का परिणाम है कि यह देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आज कह सकते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ चुकी है कि भारत का प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस में जाता है, जिसमें कोई नहीं जाता था, तो हजारों भारतवर्षियों को वहां पर बुला कर करके सम्मानित किया जाता है। यह भारत की प्रतिष्ठा है। तो इन लोगों का त्याग, इन लोगों का बलिदान इस स्थिति में रहा कि अंग्रेज तो गए ही, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद एक बड़ा सुदृढ़ लोकतंत्र मिला, जबकि अगल बगल के देशों में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है। यह एक बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान
इस देश के लोकतंत्र की स्थापना का एक महत्वपूर्ण नींव है। सर एक और सवाल, आप राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के, जब से वो राज्य बना है तब से लेकर के अब तक कितना विकास हुआ है वहाँ पर और आगे उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि 1971 में पूर्ण राज्य बना हिमाचल प्रदेश, और आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद वहाँ सड़कें हैं, बिजली है, पहाड़ पर भी जाइए तो हर जगह पानी मिलेगा। हिमाचल के लोगों ने अपनी संघर्ष गाथा को पूरी तौर पर स्थापित किया है। रोजगार वहाँ बगीचों को स्थापित कर करके फलों के नाते है, टूरिज़्म के नाते है, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भले ही छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण राज्य है। देश को आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए, कुछ राय ऐसे के देश के विषय में हमेशा सोचना चाहिए तो देश बढ़ेगा। केवल अपने विषय में सोचेंगे तो देश नहीं बढ़ेगा। राजनीति अलग विषय है, लेकिन सब कुछ देश है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।